इतने देर तक तशद्दुद किया गया, घंटों तक तशद्दुद किया गया, तो उससे कुछ उगलवाने की कोशिश की जाती रही और वो मर्द का बच्चा तशद्दुद बर्दाश्त करता रहा, ज़िंदगी से हाथ धो बैठा, लेकिन उसने लगता है कि अपना राज़ नहीं दी और वो राज़ हो सकता है कि उसने किसी ऐसी सेफ जगह पर रखा हो और किसी दोस्त को बताया हो, किसी चाहने वाले को बताया हो कि फलां जगह पे है और अगर मुझे कुछ होता है तो वो आपने राज़ को आश्कार पोस्टमार्टम रिपोर्ट को छुपाया जा रहा था। तो कुछ तो था जिसकी पर्दादारी थी। कुछ लोग ऐसे इन्फ्लुएंशियल, ऐसे ताकतवर लोग थे जो उस रिपोर्ट को बाहर नहीं आने, और उस रिपोर्ट में जब ये अब जैसे-जैसे बातें मुबैना तौर पर खुल रही हैं कि उसके नाखूनों को खींचा गया, उसकी हड्डियों को तोड़ा गया, उसके ऊपर तशद्दुद किया गया। ये सारी चीज़ें ये जब नज़र आती हैं, देखी जाती हैं, तो फिर मैं समझता हूँ कि इस चीज़ में कोई शक नहीं रह जाता कि उससे कुछ उगलवाने की कोशिश की जा रही है। अगर आप बुलेट की शेप देखें और उसका स्ट्रक्चर देखें, तो उसमें एक धात का हॉल होता है, ऊपर टिप पर बुलेट होती है, बीच में गन पाउडर होता है और फिर एक प्राइमर होता है जिसको कि जब हिट करते हैं तो गन पाउडर जो है वो ब्लास्ट करता है और वो पुश करता है बुलेट को, जो जाकर किसी भी शख्स को, किसी भी इंसान को, किसी भी जगह पर जाकर हिट करती है। जब किसी शख्स को देखा जाता है फोरेंसिक एनालिसिस में कि उसने फायर किया है और कौन से हाथ में उसके गन थी, तो उसके हाथ के ऊपर उन ज़रात को तलाश लिया जाता है। अगर वो सुसाइड किया गया है तो फिर उसके हाथ पर देखा जाता है, तो बाज़ का वो बाद में गन गिर जाती है। बाज़ का कुछ लोग उसको मार कर और उसकी जो खुदकुशी का रंग देने के लिए उसके हाथ में पिस्तौल पकड़ा देते हैं। लेकिन जब वो फोरेंसिक एनालिसिस करते हैं तो उसके हाथ पर गन पाउडर और उसको जो काला सूट है वो नहीं मिलती। आज के साइंसी दौर में ये मालूम करना कि गोली कितने फासले से चलाई गई है कोई मुश्किल काम नहीं है। पोस्टमार्टम दूध का दूध और पानी का पानी अलग कर देता है। इसी तरह जो बैलिस्टिक्स के जो माहिर होते हैं, जो फायर आर्म्स के माहिर होते हैं, जो फोरेंसिक के जो माहिर होते हैं, वो बता सकते हैं कि आया ये फायर जिस्म के साथ एमुनेशन है, जो पिस्तौल या राइफल है, वो टच करके फायर किया गया है, 6 इंच के फासले से किया गया है या 1 फुट या 6 फुट, कितने फासले से किया गया है। अगर ज़्यादा दूर से किया गया है तो वो भी उससे अंदाज़ा हो जाता है कि हाँ जी, ये ज़्यादा फासले से फायर किया गया। नाज़रीन, अरशद शरीफ की शहादत हमारे लिए एक अलमिया, हमारी जर्नलिस्ट सोसाइटी के लिए और इसके अलावा पूरे पाकिस्तानी कौम के लिए एक अलमिया है। और अगर ये गुत्थी इस दौर में भी ना सुलझाई गई तो ये हमारे माथे पर एक और बदनुमा दाग सारी उम्र तक रहेगा, ता क़यामत रहेगा। जिस तरह के माजी में आप देखें कि कायदे मिल्लत हैं लियाकत अली ख़ान, उनकी शहादत है, बेनज़ीर भुट्टो की शहादत है, इसी तरह ज़िया-उल हक की शहादत है। ये सब केसेस अनसॉल्व्ड, मिस्ट्री अनसॉल्व्ड की तरह ये फाइलों के नज़र हो गए और कुछ हकीकत इसके बारे में कभी भी आश्कार नहीं हुई। तो क्या ये भी इसी तरह अननोटिस्ड और हकीकत का के बगैर और सच्चाई के बगैर इसी तरह ही गुमनाम रह जाएगा? इसके लिए मेरे ख्याल में कोई बहुत एटलीस्ट इतना तो बताया जा सकता है कि ये एक मिस्टेकन आइडेंटिटी जो क्लेम करती है कीनिया की जो फायरिंग स्क्वाड था, वो नहीं है। अब तो बहुत चीज़ें वाज़ेह हो गई हैं, बहुत सी चीज़ें खुल गई हैं, बहुत सी चीज़ें आश्कार हो गई हैं कि ये एक मिस्टेकन आइडेंटिटी का जो उन्होंने पहली दिन जो बयान दिया था, वो बिल्कुल गलत था। अगर आप बुलेट की शेप देखें और उसका स्ट्रक्चर देखें, तो उसमें एक धात का हॉल होता है, ऊपर टिप पर बुलेट होती है, बीच में गन पाउडर होता है और फिर एक प्राइमर होता है जिसको कि जब हिट करते हैं तो गन पाउडर जो है वो ब्लास्ट करता है और वो पुश करता है बुलेट को, जो जाकर किसी भी शख्स को, किसी भी इंसान को, किसी भी जगह पर जाकर हिट करती है। तो ये इसका एक नॉर्मल एक तरीका है। अब अगर ये तस्वीर को आप देखें कि अगर करीब से फायर किया जाएगा तो उसका गन पाउडर भी जिस्म के ऊपर उसके ज़रात मिलेंगे और अगर 6 इंच के फासले से अगर फायर किया गया है
तो उसके जो जहाँ पर बुलेट लगी है उसके इर्द-गिर्द के जो बाल होंगे, अगर वो बारीकी से मुआयना किया जाए तो बाल भी जले हुए होंगे। क्योंकि जब वो शोला निकलता है, तो वो एक ऐसे ही है जैसे कि कभी-कभी आपका हाथ चूल्हे पर किसी वजह से करीब फ्लेम के हो जाए और आपके बाल जल जाते हैं। इसी तरह वो बाल वहाँ पर जले होंगे अगर बिल्कुल 6 इंच के फासले के अंदर अगर फायर किया गया। अगर ज़्यादा दूर से किया है, 6 इंच से 3 फुट के फासले में है, तो उसमें गन पाउडर के ज़रात भी उसमें मिल सकते हैं। और अगर 6 इंच से कम है, तो उसमें अगर आप देखें, तो वो जो सूट है, जो कालक है, जो उस धुएँ की और उस जो फायर से जो कालक पैदा होती है, वो भी उस एरिया में आपको मिलेगी। ये वही गन पाउडर और कालक है कि जब किसी शख्स को देखा जाता है फोरेंसिक एनालिसिस में कि उसने फायर किया है और कौन से हाथ में उसके गन थी, तो उसके हाथ के ऊपर उन ज़रात को तलाश किया जाता है। अगर वो सुसाइड किया गया है, तो फिर उसके हाथ पर देखा जाता है, तो बाज़ का वो बाद में गन गिर जाती है। बाज़ का कुछ लोग उसको मार कर और उसकी जो खुदकुशी का रंग देने के लिए उसके हाथ में पिस्तौल पकड़ा देते हैं। लेकिन जब वो फोरेंसिक एनालिसिस करते हैं, तो उसके हाथ पर गन पाउडर और उसको जो कालक सूट है, वो नहीं मिलती। इससे साबित होता है कि उसने फायर नहीं किया, बाद में किसी और ने फायर करके उसके हाथ में पिस्तौल पकड़ा दी। तो ये जो फोरेंसिक एनालिसिस है, ये बहुत सी गुत्थियों को सुलझा देती है और बहुत सी चीज़ें, लेकिन फोरेंसिक एनालिसिस में कातिल का शिक्ल, कातिल का चेहरा नज़र नहीं आता। मारने वाले का पता ही नहीं, ये नहीं देती। सिर्फ़ इतना बता सकती है कि किसी ने इसको कत्ल किया है, दूर से मारा है, करीब से मारा है, कौन-सी किस्म की बुलेट इस्तेमाल हुई है, कौन-सी किस्म की गन इस्तेमाल हुई है और मारने से पहले आया तशद्दुद किया गया या नहीं किया गया। जब ये सारी चीज़ें आश्कार हो जाती हैं, तो फिर उसका मोटिव और उसको ट्रेस बैक करना, मेरा ख़्याल में अगर नीयत हो तो कोई मुश्किल नहीं है। अगर एक पॉलिटिकल विल, अगर एक इरादा, एक मुसम्मम इरादा और इखलास के साथ उसको ट्रेस किया जाए, तो उसको ट्रेस बैक किया जा सकता है कि इस उसके कत्ल से किसको फ़ायदा हो सकता है, उसके ज़िंदा रहने से किस-किस को नुकसान था। तो जब ये मोटिव देखा जाता है, तो फिर उसको, मेरा ख़्याल है कि जो कत्ल अमद है, जो इस किस्म के जो कत्ल होते हैं, उसमें सबसे पहले जो मोटिव देखा जाता है कि इसका क्या मोटिव हो सकता है, कौन से लोग हैं जो बेनिफिशियरीज़ हैं, तो फिर उन तक पहुँचना को इतना मुश्किल नहीं होता। एक और चीज़ जो सबसे बहुत ट्रबलसम है, जो बहुत ही एक कह लें कि हमें जिसके ऊपर बहुत ही हैरानी और परेशानी वाली बात हुई है कि उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट को छुपाया जा रहा था। तो कुछ तो था जिसकी पर्दादारी थी। कुछ लोग ऐसे इन्फ्लुएंशियल, ऐसे ताकतवर लोग थे, जो उस रिपोर्ट को बाहर नहीं आने दे रहे थे। और उस रिपोर्ट में जब ये अब जैसे-जैसे बातें मुबैना तौर पर खुल रही हैं कि उसके नाखूनों को खींचा गया, उसकी हड्डियों को तोड़ा गया, उसके ऊपर तशद्दुद किया गया। तो ये सारी चीज़ें, ये जब नज़र आती हैं, देखी जाती हैं, तो फिर मैं समझता हूँ कि इस चीज़ में कोई शक नहीं रह जाता कि उससे कुछ उगलवाने की कोशिश की जा रही है। और वो चीज़ उगलवाना जो था, वो मोस्ट प्रोबेबली वही डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि वो जब बात करता था, तो हमेशा सबूत के साथ बात करता था। वो जब बात करता था, तो एविडेंस के बगैर बात नहीं करता था। उसके हाथ में पेपर होता था, जो वो लहराता था और मीडिया को दिखाता था और कैमरे को दिखाता था कि ये देखें, इस पेपर के तहत ये मनी यहाँ से यहाँ गई, इस पेपर के मुताबिक इस बैंक से इस बैंक की ट्रांज़ैक्शन हुई, इस पेपर के मुताबिक ये वक़ूआ हुआ। बगैर पेपर के, बगैर सबूत के वो बहुत कम बात करता हुआ सुना गया। मैं नहीं समझता कि कभी उसने ऐसे ही कोई आय-बाय-शाय या हवा की पेपर की हवा में उड़ाई हो, नहीं। तो वो क्या सबूत थे, जो मुबैना तौर पर यही मोस्ट प्रोबेबल लगता है, सबसे ज़्यादा यही महसूस होता है कि जो उसके ऊपर इतने देर तक तशद्दुद किया गया, घंटों तक तशद्दुद किया गया, तो उससे कुछ उगलवाने की कोशिश की जाती रही और वो मर्द का बच्चा तशद्दुद बर्दाश्त करता रहा,
ज़िंदगी से हाथ धो बैठा, लेकिन उसने लगता है कि अपना राज़ नहीं दिया, और वो राज़ हो सकता है कि उसने किसी ऐसी सेफ जगह पर रखा हो और किसी दोस्त को बताया हो, किसी चाहने वाले को बताया हो कि फलाँ जगह पे है और अगर मुझे कुछ होता है, तो वो आपने राज़ को आश्कार कर देना है। तो इंतज़ार कीजिए, देखें कि वो किस वक़्त चीज़ आश्कार होती है और किस वक़्त बाहर आती है, तो फिर पता चलेगा कि इसके पीछे कौन लोग हो सकते हैं।